मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 का ये चैप्टर 15 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर। आपको मालूम है कि सभी चैप्टर के लिए 4 वीडियो सीरीज बनेंगे या 4 वीडियो सीरीज है। तो ये 4 वीडियो सीरीज में जो पहला वीडियो सीरीज है VSTH, उसका ये पहला है, 01 है। VSTH का ये 01 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में असल में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर मान सकते हैं इसे। वैसे तो हमारे सीक्वेंस में 15वां चैप्टर है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मान सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन हो जाए। अब इंट्रोडक्शन कैसे हो भाई? जब ये केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से चलते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन हो जाए। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का क्या मतलब है? केमिस्ट्री एक साइंस है। साइंस का ये मतलब नहीं होता है कि नेचर के लॉ को पढ़ा जाए। नेचर के लॉ को पढ़ने वाला साइंस फिजिक्स कहलाता है। नेचर के लॉ को पढ़ने वाला साइंस केमिस्ट्री कहलाता है। नेचर के लॉ को पढ़ने वाला साइंस जो है बायो कहलाता है। लेकिन साइंस का मतलब होता है इनफैक्ट सिस्टमेटिक स्टडी। यहाँ जो केमिस्ट्री है उसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी की ही बात करेंगे। क्लियर है? ये नेचर का रूल है, नेचर का साइंस है, इसे नेचुरल साइंस भी कहेंगे, लेकिन बेसिकली हम ये सिस्टमेटिक स्टडी को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं आमतौर पर? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन मतलब कि कोई भी मैटर जो है किस चीज का बना है, कंपोजिशन पढ़ते हैं। अच्छा, बना कैसे है, यानी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो असल में देखा जाए तो मैटर का ही स्टडी करते हैं। अब अगर मैटर की बात करें तो मैटर कोई भी हो, केमिस्ट्री में या दुनिया में जो भी मैटर है, वो मैटर 2 तरीके के कंपाउंड से बना होता है। मैटर जो है, अगर इस मैटर की बात करें तो ये कंपाउंड का बना होगा। मैटर की बात करें तो इसको कह सकते हैं कि मैटर कंपाउंड का बना होगा। मैटर में कंपाउंड होगा, ठीक है ना। कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। ये जो कंपाउंड है 2 तरीके के, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 2 प्रकार के कंपाउंड हैं। क्लियर है? हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि हाँ भाई यह एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के तहत इस कंपाउंड को मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहूंगा और एक खास डेफिनेशन के तहत मैं इस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहूंगा। ऐसा नहीं है। कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच के रूप में पढ़ाया जाता है। चलिए इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी सी कहानी सुन लें। कहानी की शुरुआत होती है 2 ख्वाहिश से। ये ख्वाहिश इंसानों की जबरदस्त ख्वाहिश थी या है, आज भी है। ख्वाहिश क्या थी? इंसान ये चाहता था कि आसानी से धनवान हो जाए, और धनवान होने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसे गोल्ड मिले। गोल्ड जो है हमेशा से धन का प्रतीक माना गया है। क्लियर है? तो गोल्ड प्राप्त करने के लिए वो ये चाहता था कि कोई ऐसी चीज उसे मिल जाए या कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिस मेथड से वो आसानी से सस्ती चीजों को, जैसे लोहे को सोना में कन्वर्ट कर ले, तांबे को सोना में कन्वर्ट कर ले, मिट्टी को सोना में कन्वर्ट कर ले। ये ख्वाहिश इंसानों के बीच थी। वो ये चाहता था कि मैं धनवान हो जाऊं और कभी ना मरूं। ना मरने के लिए उसे अमृत चाहिए था।
अमृत, जिसे इंग्लिश में हम एलिक्सर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इस दो चीज़ों की खोज में इंसान लग गया। और ये आमतौर पर मिडाइवल पीरियड में ये जो ख्वाहिश थी बहुत बलवती हो गई। और ये ख्वाहिश कुछ लोगों के अंदर में नहीं थी, बहुत लोगों के अंदर में थी। और जो लोग सक्षम थे, जिनके पास फुर्सत ज़्यादा था, ठीक है, और धन भी ज़्यादा था, रिसोर्स भी ज़्यादा था, वो ये सब काम करने लगे। वो आपस में एक दूसरे को बताते नहीं थे कि वो कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर लोग इस ख्वाहिश में थे कि मैं इसे अचीव कर लूँगा, मैं मेथड निकाल लूँगा। तो सब लोग छिपा छिपा करके काम कर रहे थे। इसी छिपाने के क्रम में ही कंपाउंड के सिंबल बनाया गया। और आज तक ये केमिस्ट्री में एक रिवाज है कि हम किसी भी सब्सटेंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को, कंपाउंड को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का आज फायदा भी है। 12 तो कहने का ये मतलब है कि लोगों ने सोना बनाने और एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए, एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए? दो छोटी छोटी चीज़ों को, तीन चीज़ों को, या कभी एक ही चीज़ों को गर्म करके या मिला करके किसी अन्य तरीके से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करा करके एक नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में उन्होंने जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स थी, सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया। जब नॉन लिविंग थिंग्स का सारा इस्तेमाल हो गया, अब उन्हें कुछ भी नहीं मिला नॉन लिविंग थिंग्स में, तब उन्होंने और लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने जानवर के अंदर से चीज़ों को निकालना शुरू किया है, उसके कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। क्लियर है? इस एक्सट्रैक्शंस में जो कंपाउंड जानवर या लिविंग बीइंग से निकले, उस कंपाउंड को उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा, और जो लिविंग बीइंग से नहीं निकला उसे उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। बहरहाल बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने इसे वास्तव में एक थ्योरी के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया। अगर हम वर्जीलियस की बात करें तो वर्जीलियस ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थ्योरी दिया था, जिसे हम वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है? ये वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स का मतलब ये है कि लिविंग बीइंग्स के अंदर कोई फोर्स है, जैसे आप आत्मा कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, जो भी कहिए। उन्होंने कहा कि लिविंग बीइंग्स के अंदर कुछ वाइटल फोर्स है जो एक खास किस्म का कंपाउंड बनाता है। बर्जीलियस साइंटिस्ट का नाम है ना। तो बर्जीलियस ने कहा कि ये जो वाइटल फोर्स है, उसी के तहत लिविंग बीइंग्स के अंदर कोई कंपाउंड मिलता है जो कि हम लैब में नहीं बना सकते, क्लियर है? जिसके तहत, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, यानी ऐसा कंपाउंड जो लैब में ना बनाया जा सके और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किया जाए या निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, compound obtained from living beings are known as organic compound, ठीक है? and compounds obtained from non-living things are known as inorganic compound, तो ये एक थ्योरी थी बर्जीलियस की।
उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहेंगे, ठीक है, जो लिविंग बीइंग से ड्राइव किया जाता हो यानी मिलता हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहेंगे जो नॉन लिविंग बीइंग से मिलता हो। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक वाइटल फोर्स के कारण बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किसके कारण बनता है? लिविंग बीइंग्स के अंदर एक वाइटल फोर्स है दैट विल फॉर्म या दैट विल जनरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हम लिख सकते हैं? ये लिख लिया आपने, इसे मिटा दें। लिखेगा अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय वाइटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस इसी में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय वाइटल फोर्स। Organic compound is formed by vital force present in living beings. उनका ये कहना था कि एक वाइटल फोर्स है जो लिविंग बीइंग्स में मौजूद है, ठीक है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। दूसरे शब्द में कहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot be prepared in lab, लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस जनरेट हुआ, और ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ इससे दो सेपरेट ब्रांच ही डेवलप हो गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये बात बहुत दिनों तक चला नहीं, ज्यादा दिनों तक चला नहीं। हुआ ये कि बर्जीलियस ने कहा, या बर्जीलियस के जमाने में ये बात तय पाया कि कंपाउंड जो लिविंग बीइंग्स के अंदर बनता है, जैसे सपोज दैट, ऐसे समझिए कि यूरिया की बात करिए, यूरिया डिराइव किया गया। किससे डिराइव किया गया? यूरिया डिराइव किया गया यूरिन से। क्लियर है? यूरिन कहां बना? लिविंग बीइंग्स के अंदर। तो कहा यह गया कि यूरिया को हम लैब में नहीं बना सकते, इसलिए यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स निकाले गए। जैसे फार्मिक एसिड लाल चींटी के अंदर से निकाला गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि फार्मिक एसिड जो है लाल चींटी से ही बना है, ये लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलप हो गया। हर वो ब्रांच, हर वो कंपाउंड जो लैब में नहीं बनाया जा सकता वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी लिविंग बीइंग से निकाला गया है, और हर वो कंपाउंड जो लैब में बनाया जा सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कहना था बर्जीलियस के जमाने में। लेकिन बर्जीलियस का ही एक डिसिपल था, चेला या स्टूडेंट था, जिसका नाम होलर था। उन्होंने एक काम ये किया कि अमोनियम सायानेट को गर्म करके प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से यूरिया बना दिया। यूरिया क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अमोनियम सायानेट क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये सब काम उसने लैब में कर दिया। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो लिखिए इस चीज को, लिखेगा होलर्स वर्क, ठीक है। होलर्स वर्क क्या था? अमोनियम सायानेट NH4CnO, इसे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग की गई। प्रोलॉन्ग मैंने काफी देर तक हीट किया गया, प्रोलॉन्ग्ड हीट किया गया, तो बन गया C डबल बॉन्ड O NH2। ये है अमोनियम सायानेट, ये है अमोनियम सायानेट, ठीक है। और ये है यूरिया, ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग बीइंग से मिला था, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो क्या देखा हमने? होलर्स के वर्क में अमोनियम सायानेट को, ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये क्या था? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इन
ऑर्गेनिक कंपाउंड is prepared in lab is prepared in lab is prepared in lab। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, अब तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी रहा नहीं। वाइटल फोर्स थ्योरी की मदद से हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तो डिफाइन कर नहीं सकते, क्लियर है ना। लेकिन आप गौर से सुनिए, इसके बाद ये जो है वोलर्सबर्ग के बाद शीले नाम के एक साइंटिस्ट ने खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्होंने लैब में बना दिया और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो लैब में बनने लगा। तो ये कहना कि वाइटल फोर्स के कारण जो कंपाउंड बनेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो वाइटल फोर्स के कारण नहीं बनेगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब बेकार की बात हो गई। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई डिफरेंस नहीं बचा। लेकिन एक बात डेवलप हो चुकी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ठीक है, आमतौर पर कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ज्यादातर मामले में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। कार्बन तो होता ही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। 10 एलिमेंट्स का कार्बन हाइड्रोजन मुख्य रूप से मिलते हैं और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के ही आमतौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो कंपाउंड्स मिल रहे थे ये सब कंपाउंड्स जो है स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में, रिएक्शन करने में बहुत हद तक सिमिलरिटी और एक पैटर्न रख रहे थे, ठीक है। तो इसे अलग करके पढ़ना ही बेहतर था। इसलिए लोग नहीं चाहते थे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो मिटे। लोग ये चाहते थे कि इस तरीके के कंपाउंड्स को एक कैटेगरी में रखा जाए। तो अब हमारे पास क्या है, उपाय तो कुछ था नहीं, कोई डिफरेंस करने के लिए कुछ नहीं था। तब लोगों ने कहा कि ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहा जाए जो कार्बन का कंपाउंड है, जो कार्बन का कंपाउंड है। फिर आगे उन्होंने कहा कि कार्बन का भी कौन कंपाउंड है, कार्बन का भी कौन सा कंपाउंड है। कुछ कंपाउंड को छोड़ करके मैक्सिमम कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाए। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आमतौर पर वो सब कंपाउंड को कंटेन करता है जो लिविंग बीइंग से निकल रहा था, ठीक है। तो नया डेफिनेशन जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अब लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए, ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स are known as organic compound, are known as organic compound, are known as organic compound। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहा गया, क्लियर है। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि ऐसा कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। चलिए इस पर कुछ डिस्कस कर लें, इस पर कुछ डिस्कस कर ले। लिखिएगा डिस्कशन, डिस्कशन। अगर हम डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन का सबसे पहला शब्द क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे एग्जांपल के रूप में उस वक्त तक बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिल गए थे। एग्जांपल के रूप में अल्केन, अल्केन किसे कहते हैं, अल्केन एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो CnH2n+2 फार्मूला से इंडिकेट करता है।
जहां n का वैल्यू 1 2 डैश डैश हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बात की जाए तो n का वैल्यू 1 रखिए तो CH4, C2H6, C3H8 ETC, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो ये हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ अल्केन ही हाइड्रोकार्बन नहीं है, और भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, और भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। जैसे दूसरा देखिए आप एग्जाम्पल के रूप में, दूसरा देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम अल्कीन की बात करें। अल्कीन भी एक ग्रुप है, आपने 9th 10th में पढ़ा भी होगा। अल्कीन कहते हैं CnH2n, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n। जैसे एग्जांपल के रूप में n का वैल्यू अगर हम ले लें एक, इसमें कम से कम n का वैल्यू 2 लेंगे, है ना? C2 2 से C2H4, C3H6, C3H6, C4H8, C4H8 ETC, ये सब है। और भी हो सकता है, अल्कीन के अलावा अल्काइन है, साइक्लो अल्केन है, बहुत सारे हैं। तो बहरहाल मैं इस पर आऊंगा वन बाई वन। मैं अभी यही बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन भी देख सकते हैं आप, ये भी देख लीजिए, चूंकि ये आप 10th तक में पढ़ते हैं तो उसे देख लीजिए। अल्काइन की भी बात कर लें। जैसे अल्काइन है, अल्काइन की अगर बात की जाए तो अल्काइन का मतलब है CnH2n-2। इसमें n का वैल्यू 2 से ही शुरू करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में C2H2, ठीक है, C2H2, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, C3H4 ETC, ये सब हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन तो समझ गए कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेरिवेटिव किसे कहेंगे? अब लिखिएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसे भी डिस्कस कर लीजिए। डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? देखिए, प्लास्टिक का एक ब्लॉक ले लीजिए, तो प्लास्टिक का ब्लॉक मटेरियल हुआ, उससे कुर्सी बना लीजिए, ये प्लास्टिक के ब्लॉक का डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हुआ। यानी कि अगर प्लास्टिक के कुर्सी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज भी, एक्स्ट्रा मेटल भी मिला दिया हो, तो ये डेरिवेटिव्स होगा। आप ऐसे समझिए कि किसी चीज से अगर कोई चीज बनाया जाए, कोई दूसरी चीज बनाया जाए, तो उसे डेरिवेटिव्स कहेंगे। अगर हाइड्रोकार्बन से कोई दूसरा चीज बनाया जाए, कैसे बनाया जाएगा हाइड्रोकार्बन से दूसरा चीज? जैसे मान लिया CH4 है, इसको हमने Cl2 से रिएक्शन कराया, एक H यहां से निकल गया और एक Cl इसमें जुड़ गया, CH3Cl प्लस HCl। तो ये जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड या पे हाइड्रोकार्बन, जिसे हम HC से इंडिकेट करेंगे, ये क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन से बनाया गया है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का रहना जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका रहना जरूरी है? कार्बन का रहना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो इसी दोनों रिएक्शन से HCl भी बनाया, बट इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में याद रखिए, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आज के दिन यही डेफिनेशन है। तो लिख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन, ये भी लिख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन। लिखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन, मस्ट कंटेन कार्बन। तो होता यह है कि अब ऐसे कंडीशन में यह भी कह सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन जरूर रखेंगे, ये होगा। यानी कि ऑल कार्बन कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि हम कार्बन के कंपाउंड्स को भी क्लासिफाई कर लें। ठीक है? कार्बन के कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन से कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, ये भी कोई 100% हार्ड एंड फास्ट रूल से नहीं तय पाया जाता। एक रिवाज बन गया है, एक तरीका है जिसे आप केमिस्ट्री का तरीका नहीं माने, लेकिन आप पढ़ते वक्त इससे फायदा उठा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड की बात करें, अगर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें, अब ये ऑर्गेनिक का तरीका नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़ा फायदा है। ठीक है? कोई ये ऑथेंटिक केमिकल रूल्स नहीं है, इट इज नॉट केमिकल रूल्स बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या है? एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि कार्बन के दो प्रकार के कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो प्रकार के कंपाउंड हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे कि कार्बन का कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो इसे याद रखिएगा, इसके पहचानने का तरीका ये है कि CC बॉन्ड एब्सेंट होगा, CC बॉन्ड एब्सेंट होगा। CC बॉन्ड क्या होगा? एब्सेंट होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए CO2, CO2 इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या C और C के बीच कोई बॉन्ड है? नहीं है, ये एब्सेंट होगा CO2। अगर हम बात करें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, C और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या इसके बीच में कोई C और C बॉन्ड है? अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का, किसकी बात करें? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये कार्बोनेट हो गया और ये Ca2 प्लस हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि C और C के बीच बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो आमतौर पर अगर हम लिस्ट बनाएं तो क्या हो सकता है, कौन कौन हो सकता है? यानी कि अगर हम लिस्ट बनाएं, ये लिस्ट माने 100% ये नहीं कि इस लिस्ट में सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा, लेकिन जो आमतौर पर आएगा वो क्या है? कार्बोनेट। अब कार्बोनेट एक ग्रुप का नाम हुआ ना, कार्बोनेट का मतलब हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, हर कार्बोनेट की बात करिए, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, है ना, लिथियम कार्बोनेट, ETC। दूसरा हो सकता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब है जैसे CaHCO3(2), ठीक है, जैसे NaHCO3 ETC, BaHCO3(2), ठीक है, KHCO3 ETC। तो ये सब क्या है? बाइकार्बोनेट्स। बात समझ में आ रहा है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अगर बात की जाए कार्बोनिक एसिड, तीसरा हम ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मतलब है, कार्बोनिक एसिड का मतलब है H2CO3, H2CO3। ये स्टेबल कम होता है, ये तुरंत ब्रेक करता है H2O प्लस CO2 में, याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
यानी कि CO2 ETC, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें एक एक्सेप्शन भी आपको मिलेगा, इसमें आपको एक एक्सेप्शन भी मिलेगा, लिखिएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की बात अगर की जाए तो एक ग्रुप है कार्बाइड। कार्बाइड, कार्बाइड का फार्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड C2-, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड CaC2। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है, C और C के बीच में बॉन्ड है, there is presence of C और C bond, but it is considered in, यानी कि CC bond is present but it is inorganic compound, CC bond is present but it is inorganic compound, but it is inorganic compound, ठीक है। CC bond is present but it is इनऑर्गेनिक कंपाउंड, CC बॉन्ड मौजूद है लेकिन इसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो यहां क्या लिखेंगे, CC बॉन्ड इज प्रेजेंट, CC बॉन्ड इज प्रेजेंट, CC बॉन्ड इज प्रेजेंट, CC बॉन्ड मौजूद रहेगा। जैसे एग्जांपल की बात अगर की जाए, फॉर एग्जांपल C2H6, C2H6 एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच भी बॉन्ड है, C2H6, ठीक है। अगर हम कहें C3H8, C3H8, C3H8 एक कार्बन 3 से, दूसरा बीच वाला कार्बन 2 से, और फिर लास्ट वाला कार्बन 3 से जुड़ा है, यहां भी CC बॉन्ड मौजूद है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में CC बॉन्ड रहेगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर बात की जाए CH4, एक्सेप्शन की बात किया जाए, एक्सेप्शन की बात की जाए CH4, CH4, तो CH4 में क्या आप देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बट देयर इज नो CC बॉन्ड, हाउएवर इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो CC बॉन्ड बट इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, no CC bond but it is organic compound, but it is organic compound, but it is OC मतलब organic compound, but it is organic compound OC। तो हमने क्या देखा, अगर आप गौर से देखिए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसे ऑर्गेनिक कहा जाए, किसे इनऑर्गेनिक कहा जाए, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन कहेंगे उस कंपाउंड को जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, डेरिवेटिव उसे कहेंगे जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया गया हो यानी बनाया गया हो। क्लियर है? अब ये भी हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन, तो ये जानना जरूरी था कि कार्बन के क्या सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक है? नहीं, हाँ, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर कार्बन एटम रखते हैं। कार्बन के कौन से एटम ऑर्गेनिक होंगे, कौन से इनऑर्गेनिक होंगे, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में C और C बॉन्ड होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन के बनेंगे उसमें C और C के बॉन्ड नहीं होंगे। क्लियर कट हो गई बात? ठीक है। हालांकि एक्सेप्शन भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने देखा कि कार्बाइड में C और C के बीच बॉन्ड होते हुए भी वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और CH4 जैसे कंपाउंड में C और C बॉन्ड ना होते हुए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन जान गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कैसे करें। याद रखिए कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड छोटे थोड़े बहुत नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड है और ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस बन चुके हैं, इतने कंपाउंड है। इसे अगर कोई कहे कि हम हर कंपाउंड का स्टडी आराम से कर लेंगे तो ये बेकार की बात है। इसका स्टडी करने के लिए जरूरी है कि इसे ग्रुप बना के स्टडी किया जाए, और ग्रुप बना के स्टडी करने का मतलब है क्लासिफिकेशन किया जाए। देखिए, क्लासिफिकेशन का जो तौर तरीका है वो हर लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ जो क्लासिफिकेशन होगा वो आम तौर पर जो रिवाज है केमिस्ट्री में, जो आम तौर पे अडॉप्ट किया गया है उसी की बुनियाद पर कर रहे हैं। लेकिन कुछ किताब में अगर डिफरेंस मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है,
क्लासिफिकेशन तो हर आदमी करता है अपने अपने हिसाब से। एग्जाम्पल के रूप में आप सोचिए कि आप एक मकान में शिफ्ट कर रहे हो और आपके सारे सामान पैक्ड हैं, तो आप उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आप एक पार्टिकुलर टाइप के कंपाउंड को पार्टिकुलर जगह पहुंचाएंगे। इसमें आपकी अपनी मंशा हो सकती है, अपने तरीके हो सकते हैं, किसी के लिए वो तरीका बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन करेगा। लेकिन यहाँ जो हम क्लासिफिकेशन लेंगे वो आम तौर पे रिवाज में ज़्यादातर किताबों में जो मिलता है उसे ही लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे। एक बार कंपाउंड क्लासिफाई हो जाए तो फिर हम उसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। एक बार क्लासिफाई हो जाए तो उसके हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो आज इतना ही हुआ। नेक्स्ट क्लास में, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में यानी कि VSTH 02 में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए, बेल बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे पूरा डिटेल पढ़िए, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है? इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ठीक से ढंग से पढ़िए। आप इसके पहले 14 तक के चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। ठीक है? आप 14 के बाद ये 15 पढ़ रहे हैं। जो लोग चाहे कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं वो 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, गुड डे।